अभी तक डायनासोर प्रजाति नहीं है, नहीं ना डायनासोर, डायनासोर नहीं है ना, डायनासोर है, डायनासोर है नहीं है ना, डायनासोर क्यों नहीं है, प्रजनन नहीं हुआ इसलिए डायनासोर नहीं है। अभी बहुत सारा जंगली जानवर भी बहुत कम हुए जा रहे हैं, होते जा रहे हैं ना, है ना, चल रहा है ना, मिशन से चल रहा है कि हमारे अर्थ पे जो जंगली जानवर इतने कम होते जा रहे हैं उसको सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षित
यूरेथ्रल ग्लैंड होगा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होगा, क्या होगा, वास डिफरेंस होगा, वास डिफरेंस होगा, इजैकुलेटरी डक्ट होगा, है ना, इजैकुलेटरी डक्ट होगा, है ना। इतना सारा क्या होगा, एसएससी ऑर्गन। एसएससी ऑर्गन मतलब कि ये सब क्या करेंगे, इसको यानी प्राइमरी ऑर्गन को सहायता देंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मान लेते हैं अपने फैमिली को लेते हैं, फैमिली में जो हमारे पेरेंट्स होंगे वो कौन होंगे, प्राइमरी, ठीक है। जो हमारे पेरेंट्स होंगे वो क्या होंगे, वो प्राइमरी होंगे, और हम या फिर हमारे भाई बहन जो भी हैं, पति पत्नी जो भी है, वो क्या होंगे, एसएससी में होंगे, ठीक है। क्या होंगे, एसएससी में होंगे। जब तक माँ बाप जिंदा है तब तक फैमिली कंबाइंड है, मतलब सब अच्छे चल रहा है। जैसे माँ और क्या कर रहा है, ये सब एसएससी ऑर्गन यानी उसके घर के मेंबर क्या कर रहे हैं, उस घर को सही से चलाने में क्या कर रहे हैं, सपोर्ट है ना, क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। अब अकेले माँ बाप को सही से चला नहीं सकते हैं। अब मान लीजिए एसएससी ऑर्गन जरा क्या चलता है ना, जरा मतलब कि क्या कहना, हमारा प्राइमरी ऑर्गन बोलता है तो क्या होता है, हम इसी की बात कर रहे हैं, माने में आएंगे बात, सपोर्ट ही नहीं करेगा तो क्या होगा, घर बिगड़ेगा ना। तो लेकिन हमारे बॉडी सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होता है, हम लोग भले टेढ़े होते हैं लेकिन हमारे बॉडी सिस्टम में, बॉडी में जो भी सेल है, जो भी सिस्टम है, वो टेढ़ा रहने के बावजूद भी बहुत एक दूसरे का जो है ना सहयोग करता है, इतना अच्छे से सहयोग करता है, इसीलिए हमारा बॉडी जो है ना मेंटेन है। अगर हम लोग की तरह, हम लोग की नेचर की तरह हमारे शरीर का हर एक ऑर्गन सिस्टम देखिए हम लोग दिखाने लगे ना तो पता चलेगा कि हम लोग ऊपर चले जाएंगे, है ना। लेकिन हमारे अंदर का बॉडी सिस्टम बहुत समझदार है, हम लोग से अच्छा है, बहुत ज़्यादा समझदार है ना, ठीक है। चलिए अब हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं, मैं और अच्छे से समझ में आएगा कि ये इतना तो समझ में आ गया ना। मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है, दो तरह के ऑर्गन आएंगे, प्राइमरी और एसेसरी। प्राइमरी में क्या आएंगे और एसेसरी में क्या आएंगे, ठीक है। तो मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग ड्रॉ करते हैं, उसके बाद एक एक करके सबको हम लोग समझते हैं कि क्या है, ठीक है। यहाँ फिगर है हमारा इसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं क्या क्या है। सबसे पहले ये जो दिख रहा है ऊपर में, देर ना समझिएगा, ये क्या है, क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। अभी यूरिनरी ब्लैडर में सींग कहाँ से आ गया, है ना, ये दो सींग दिख रहा है, समझिएगा ये क्या है, यूरेटर, है ना, क्या है, यूरेटर है, जो कि इरिनल सिस्टम का आपको यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर की। सबसे पहले आप लोगों को ये बात क्लियर कर दें कि क्या होता है कि मेल ऑर्गन सिस्टम में और फीमेल ऑर्गन सिस्टम में दो डिफरेंस आप लोग याद रखिएगा। मेल में क्या होता है कि वो इसका टेस्ट दो प्रेजेंट है, फीमेल में भी ओवी दो प्रेजेंट होता है ना। बट क्या होता है कि फीमेल से जो ओवा रिलीज होता है, एक ही अमाउंट में, एक ही नंबर में ओवा रिलीज होता है, और वो हर महीने बस एक ही ओवा रिलीज होता है, ठीक है। पर मेल में क्या होता है, दोनों टेस्टिस से बहुत सारे क्या होते हैं, स्पर्म निकलते हैं, बनते हैं, और दोनों टेस्टिस से स्पर्म निकलते हैं। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस कि क्या है कि फीमेल का जो ये है रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ऑर्गन है, उसमें जो है क्या कहते हैं, यूरिन पास करने का पाथवे अलग है, और क्या है कि ये बर्थ के ना वो अलग है। बट मेल में क्या है, ये दोनों ही एक ही पाथवे से होकर गुजरता है ना। चाहे स्पर्म निकले तो वो भी एक ही पाथवे से निकलता है, और क्या आपका यूरिन वो भी एक ही पाथवे से निकलता है, ठीक है। दो डिफरेंस याद रखना चाहिए। तो अब हम लोग इस चीज को समझते हैं, फिगर क्या है ना। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये जो यूरिनरी ब्लैडर सिंक, ये समझ में आ गया, ये क्या है हमारा यूरिनरी सिस्टम का है, उसको छोड़ते हैं। अब क्या यहाँ दिख रहा है, सिंक के पास से एक डक्ट निकल रहा है ना, डक्ट, ठीक है। इधर इसके अंदर बात करेंगे, ये डक्ट
नसबंदी करा लो पुरुष का, उसमें नसबंदी जो होता है यही इसी बात डिफरेंस का किया जाता है, वासेक्टोमी इसी में किया जाता है ना, ठीक है। अब ये वास डिफरेंस है, दोनों टेस्टिस को देखिए, इसी वास डिफरेंस से क्या है, दोनों टेस्टिस आगे जाके यहाँ क्या है, ये दोनों टेस्टिस है ना। अब टेस्टिस में क्या है, टेस्टिस के आसपास ये क्या कहते हैं, थीन लेयर है इसका, स्किन का या टिश्यू को समझ लीजिए, ये क्या है, थीन लेयर होता है, थीन लेयर है ना, तो उसको क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। अब इसकी आवश्यकता क्यों है ना, इसकी आवश्यकता क्यों है, क्या है कि पुरुषों का जो ये टेस्टिस है वो क्या है, बॉडी के बाहर है ना, बॉडी के अंदर नहीं है, क्या है, बॉडी के बाहर, ठीक है। अब ये हेल्प क्या करता है कि स्पर्म जो मैन्युफैक्चर हो रहा है, स्पर्म जो बन रहा है, उसको बनने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो हमारे बॉडी के, यानी कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे 2 से 3 डिग्री कम चाहिए होता है, ठीक है। क्या हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम चाहिए होता है स्पर्म को फॉर्म करने के लिए, स्पर्म बनने के लिए, ठीक है। मान लीजिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर 33 डिग्री है, तो इसको लगभग 34 से 35 डिग्री ही ये चाहिए। अब हमारे बॉडी के अगर अंदर ही रहेगा तो उसको वही टेम्परेचर मिलेगा, 33 डिग्री मिलेगा ना, अगर हमारे बॉडी के अंदर रहेगा तो, ठीक है। तो क्या होता है कि ये टेस्टिस जब बेबी बर्थ नहीं हो रहा था, जब माँ के गर्भ में होता है, तब ये दोनों टेस्टिस उसके क्या कहते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में ही होता है, कहाँ पे, रीनल के पास, है ना। तो जैसे उसका बर्थ हो जाता है, बर्थ होने के बाद ये टेस्टिस क्या होता है, बाहर आता है ना, बर्थ होने में क्या होता है, टेस्टिस बाहर आता है, ठीक है। तो टेस्टिस बिफोर बर्थ कहाँ रहता है, एब्डोमिनल कैविटी में, नियर कहाँ पे, किडनी के पास होता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है वो क्या होता है, बॉडी से बाहर आ जाता है टेस्टिस। अब इसमें जो स्क्रोटम है, स्क्रोटम का मेन रोल क्या है कि इसको प्रॉपर टेम्परेचर देना, क्या करना, प्रॉपर टेम्परेचर देना, यानी कि जिस टेम्परेचर में ये स्पर्म सही से फॉर्म करेगा वही टेम्परेचर को देना, है ना। तो अब इसका क्या काम होगा, ये क्या है, स्किन का ही लेयर है, यानी मसल्स है ना, मसल्स से अपना प्रॉपर्टी होता है क्या, कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन का। अगर मान लीजिए ज्यादा गर्मी है ना, अगर ज्यादा गर्मी होगा तो ये यहाँ मसल्स क्या होगा, डायलेट होगा, क्या होगा, डायलेट होगा, ताकि जो इसके अंदर ज्यादा क्या कहते हैं ये टेम्परेचर है वो बाहर जा पाए, और डायलेशन के दौरान जो है कुछ हवा वगैरह, मतलब उसको उसके टेम्परेचर वो क्या कर सके, मेंटेन कर सके, ठीक है। अब अगर ज्यादा ठंड होगा तो ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना, स्क्रोटम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा कि बाहर का जो ठंडा वातावरण है वो उसमें एंटर नहीं करेगा, और उसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो उसको क्या करेगा, रोक के रखेगा, ठीक है। तो ये स्क्रोटम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और डायलेट करता है, क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और डायलेट करता है। इसी मेथड के द्वारा ये क्या करता है, यहाँ पे जो स्पर्म बन रहा होता है उसको मेंटेन करता है। स्पर्म बनने के लिए जो मेंटेन क्या कहते हैं, टेम्परेचर चाहिए, उस टेम्परेचर को ये क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, ठीक है। ये टेस्टिस है। अब क्या है, टेस्टिस है, स्क्रोटम है। अब इस भाग में जो ये टेस्टिस का कट सेक्शन है, इसको हम लोग अलग से बनाएंगे तो और अच्छे से जानेंगे, ठीक है। ये क्या है आपका, ऊपर से ये इपिडिडामिस है, टेस्टिस का बनाएंगे तो उनको और समझेंगे। अब क्या है, यहाँ ये टेस्टिस है, ठीक है, अलग अलग लोब्यूल बना हुआ, यहाँ से क्या होता है, स्पर्म बनता है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, स्पर्म बनता है, स्पर्म बन के यहाँ इपिडिडामिस में जाता है, फिर यहाँ से होते हुए क्या होता है, इस नली से होते हुए, वेसेक्टोमी से होते हुए ये मूव करता है ना, मूव करते करते फिर आगे यहाँ पे है ना, कहाँ गया, यहाँ पर जो ओपन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो ओपन, इसको क्या कर रहे हैं, एम्पुला ऑफ डक्ट डिफरेंस, यानी कि डक्ट डिफरेंस का ये क्या है, एम्पुला है ना। एम्पुला मतलब कुछ ज्यादा स्पेस है ना, यहाँ डक्ट है, नली जैसा है, और वो यहाँ पे क्या बना रहा है, एम्पुला बना रहा है। आगे जब जा रहा है तो क्या कर रहा है, एम्पुला बना रहा है। यही इसी के पास ये क्या है, सेमिनल वेसिकल्स है ना, ये क्या है, सेमिनल वेसिकल्स है। इसके साथ मिलते हुए है ना, इसके साथ मिलते हुए यहाँ पे क्या बना रहा है, इजैकुलेटरी डक्ट बना रहा है, ठीक है। क्या बना रहा है, इजैकुलेटरी डक्ट बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हुआ देख रहे हैं ना, टेस्टिस से, टेस्टिस से स्पर्म बन रहा है, ठीक है। स्पर्म बन के वो इपिडिडामिस में जा रहा है, इपिडिडामिस से होते हुए वो कहाँ जा रहा है, वास डिफरेंस में जा रहा है, वास डिफरेंस से होते हुए कहाँ जा रहा है, एम्पुला ऑफ डक्ट डिफरेंस में जा रहा है। वहाँ पे किससे मिल रहा है, सेमिनल वेसिकल से मिल रहा है। सेमिनल वेसिकल से मिलते हुए यहाँ पर एक डक्ट बना रहा है, जिसको क्या कहते हैं, इजैकुलेटरी
डक्ट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। अब ये इजैकुलेटरी डक्ट फिर आगे जाके ये क्या है, ये आपका यूरेथ्रा हो गया। ये क्या हो गया आपका यूरेथ्रा हुआ। यहीं पर यूरेथ्रा के पास आपका क्या प्रेजेंट होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है ना। क्या प्रेजेंट होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे और दो ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जिसे क्या कहते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड के जस्ट नीचे गोल सा जो आपको ग्लैंड दिख रहा है वो क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। उसके बाद क्या है कि ये आपका इसका स्ट्रक्चर ये पेनिस हो गया है ना। ये क्या हो गया आपका पेनिस हो गया। और ये जो ओपनिंग है, ओपनिंग को क्या कहते हैं, यूरेथ्रल ओरिफिस। इसी ओपनिंग के द्वारा क्या होता है, यूरिन भी पास होता है और क्या सीमेन भी पास होता है ना। यूरिन भी यहीं पे पास होता है और क्या होता है, सीमेन भी पास होता है। तो दोनों एक साथ नहीं पास होता है ना। जब यूरिन पास होगा तो सीमेन पास नहीं होगा, और जब सीमेन पास होगा तो यूरिन पास नहीं होगा। ठीक है, ये हमारी बॉडी का क्या होता है, सिस्टम होता है, दोनों एक साथ पास नहीं। अगर दोनों एक साथ पास होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर बाय द वे अगर जब रिप्रोड्यूस कर रहे हैं दोनों कॉन्टेक्ट में है मेल फीमेल, अगर उस समय क्या हुआ कि सीमेन पास करते हुए अगर यूरिन पास हो गया तो इन्फेक्शन का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए दोनों क्या होता है, दोनों एक साथ पास नहीं होगा। अगर जब यूरिन पास होगा तो तभी सीमेन पास नहीं होगा, जब सीमेन पास होगा तो तभी यूरिन पास नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ। ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल हो गया। अब यहाँ पे ये क्या है आपका पेनिस है। ये क्या है आपका पेनिस का स्ट्रक्चर है। अब पेनिस का जो स्ट्रक्चर है, इसमें जो बाहरी लेयर है, ये जो आपको कलर में दिख रहा है ब्लैक कलर में है ना, ये जो ब्लैक कलर में दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, कॉर्पस कैवर्नोसम है ना। क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैवर्नोसम। और उसके बाद का ये सेकेंड लेयर है, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्पस ऑफ स्पोंजियोजम है ना। क्या बोलते हैं, कॉर्पस स्पोंजियोजम। ठीक है, ये मसल से बना हुआ है, टिश्यू से बना हुआ है। तो ये जो पेनिस का जो स्ट्रक्चर है, उसमें जो स्ट्रक्चर ये पाया जा रहा है ना। ठीक है, तो उसका क्या क्या नाम है। अंदर में ये क्या है आपका यूरेथ्रा है और यूरेथ्रल ओरिफिस है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत समझ में आ गया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है। इसमें ये जो टेस्टिस है, बस यही क्या है, यही क्या है, प्राइमरी है ना। ये क्या है, प्राइमरी है। और उसके बाद इसके अलावा जो भी ऑर्गन है वो क्या हो जाएंगे, एसेसरी हो जाएंगे है ना। अब एसेसरी होंगे, एसेसरी काफी इंपॉर्टेंट रोल है, वैसा नहीं है ना। अब क्या है कि रिप्रोडक्शन में स्पर्म का इंपॉर्टेंट रोल है। जब तक स्पर्म क्या करेगा, फ्यूज नहीं करेगा, तब तक रिप्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन इसको वहां तक जाने के लिए, कहाँ एग के पास यानी कि ओवा के पास जाने के लिए तो सबकी आवश्यकता तो है ना। अब मान लीजिए एसेसरी ऑर्गन होगा नहीं, यहाँ पे स्पर्म बन रहा है ना, बन रहा। अब जाएगा कैसे, होता है ना, काट दिए, ये दांती काट दिए, वैसेक्टोमी है ना। वास्ट स्टेम को काट दिया जाता है, इसको यहाँ पे काट के बांध दिया जाता है, टाई कर दिया जाता है, होता है ना। पुरुषों में संबंध सुनते हैं ना, है ना। वहाँ पे ये क्या होता है, यही वासेक्टोमी को, यही वास्ट डिफरेंस को, इस वास्ट डिफरेंस को काट करके टाई कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। इससे क्या होता है, स्पर्म तो यहाँ से निकल रहा है, बट आगे कैसे जाएगा, काट दिया तो आगे कैसे जाएगा, है ना। उसे क्या कहते हैं, वासेक्टोमी है ना। क्या कहेंगे उसको, वासेक्टोमी, यानी कि इसको काट करके टाई कर देना, वासेक्टोमी। ठीक है, तो एसेसरी ऑर्गन करके आगे क्या कर रहा है, उसको रास्ता दे रहा है ना। क्या कर रास्ता दे रहा है, जब यहीं से वो क्या, अब रोड कहीं से जा रहे हैं, रोड चल रहे हैं, अब बीच से रोड अगर टूटा हो, क्या जा पाइएगा, नहीं जा पाइएगा। तो रोड का होना जरूरी है ना। उसी तरह से अब तक जो भी ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल्स हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, बल्बो यूरेथ्रल हो गया, आपका पेनिस हो गया, ये सारे क्या हैं, एसेसरी ऑर्गन हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा अच्छे से। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या क्या हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं समझने में। सेमिनल वेसिकल्स में ये क्या है, एसेसरी ऑर्गन है ना। सेमिनल वेसिकल्स क्या है, ग्लैंड है। ये क्या है, ग्लैंड है। ठीक है, ये एसेसरी ऑर्गन क्यों है, क्योंकि जब यहाँ से स्पर्म है ना, स्पर्म निकलता है, ये ग्लैंड भी अपना कुछ डिस्चार्ज करता है। ये डिस्चार्ज करता है, उसमें भर भर के न्यूट्रिएंट्स होता है ना। और इसका डिस्चार्ज कैसा होता है, मिल्क की डिस्चार्ज
सेमाइनल वेसिकल से जो फ्लूइड निकलता है वही जब स्पर्म में मिलता है तो वो क्या कहलाता है, सीमेन कहलाता है। ठीक है, देख अंतर होता है, सीमेन और स्पर्म दोनों में अंतर है। सीमेन में क्या हो जाएगा, ये सेमिनल वेसिकल्स का जो डिस्चार्ज है वो भी मिक्स होगा, उसके बाद ये प्रोस्टेट ग्लैंड का जो डिस्चार्ज है वो भी मिक्स होगा, बल्बो यूरेथ्रा का जो डिस्चार्ज है वो भी मिक्स होगा, सारा कुछ मिक्स होके क्या बनाया, सीमेन बनाया। और सीमेन में क्या प्रेजेंट है, स्पर्म प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये सब का इससे जो ये मिल्की डिस्चार्ज निकल रहा है ना, सीमेन वेसिकल से जो मिल्की डिस्चार्ज निकल रहा है वो क्या काम कर रहा है, स्पर्म क्या है, सेल है, स्पर्म क्या है, सेल है ना। ह्यूमन बीइंग का सबसे छोटा सेल क्या है, स्पर्म है ना, क्या है, स्पर्म से है। और सबसे बड़ा सेल क्या है, ओवा है ना, सबसे बड़ा सेल क्या है, ओवा है। तो अब क्या है कि ये स्पर्म सेल है, अब इसको इस स्पर्म को सेल, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा ट्रेवल करना है ना। अब यहाँ से निकला, यहाँ से निकलते हुए इतना दूर पास करेगा, फिर जो फीमेल बॉडी में एंटर करेगा, फिर वहाँ से पूरी यूट्रस में वो घूमेगा, यूट्रस में घूमते हुए वो ओवा के फैलोपियन ट्यूब के पास जाएगा, ओवा से वो फ्यूज करेगा। इसके लिए उसको एनर्जी तो चाहिए ना। अब हमको बहुत दूर पैदल चलना, 10 किलोमीटर चलना है, अब हम चाहेंगे कि घर से जो खा के निकले उसी में सफिशिएंट हो जाएगा 10 किलोमीटर चलना, नहीं होगा ना, बीच में तो कहीं ना कहीं खाना पड़ेगा, एनर्जी तो लेना पड़ेगा। तो वो काम कौन करता है एनर्जी देने का, सेमिनल वेसिकल से जो डिस्चार्ज निकलता है ना, जो फ्लूइड निकलता है सेमाइनल फ्लूइड में, उसमें भर के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया, फैट हो गया, बहुत भर के इसके पास है जो उसको क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स देने का काम कर रहा है, जो क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स देने का काम कर रहा है। उसके बाद इसी को आपको प्रोस्टेट ग्लैंड से जो फ्लूइड निकल रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड से जो फ्लूइड निकल रहा है उसमें क्या होता है, वो अल्कलाइजर होता है ना। अब क्या है कि फीमेल वजाइना जो है वो हाईली एसिडिक होता है। फीमेल वजाइना क्या होता है, हाईली एसिड होता है, वो बहुत ज़्यादा एसिडिफाइड होता है ना। अगर उसी कंडीशन में क्या हुआ, स्पर्म अगर वहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, है ना। ठीक है, ये एसिड क्या जलाने का काम करता है ना एसिड। और फीमेल वजाइना क्या होता है, वहाँ पर उसका पीएच क्या होता है, एसिड होता है, वो भी हाईली एसिड होता है ना। अब वहाँ पर अगर उसी मीडियम में वो क्या करता है, स्पर्म जाएगा, वो स्पर्म क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो उसको क्या करेगा, ये जो फ्लूइड में वो उसको पहले उस सरफेस को क्या करेगा, एल्कलिन करेगा, यानी कि न्यूट्रलाइज करेगा कि वहाँ पर स्पर्म जाने के साथ मर न जाए, यानी कि एसिड में वो अपना जाके एल्कलिन छोड़ेगा, जिससे क्या होगा, वो बैलेंस हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और तब वहाँ पर अगर स्पर्म जाएगा तो वो क्या होगा, वो नहीं मरेगा। ठीक है, तीसरा क्या है, फ्लूइड में आपको म्यूकस भी पाया जाता है। म्यूकस का काम करता है, लुब्रिकेंट्स का काम करता है। लुब्रिकेंट्स मतलब फिसलना, है ना। अब जो स्पर्म का मूवमेंट है, अगर उसमें लुब्रिकेंट्स नहीं होगा तो वो अच्छे से मूव नहीं करेगा। तो वो दोनों में क्या करता है, लुब्रिकेंट्स करता है, एक तो स्पर्म को भी लुब्रिकेट करता है, दूसरे क्या है, वजाइनल वॉल को भी लुब्रिकेट्स करता है। उसी लुब्रिकेशन के द्वारा से जो है ये क्या होता है, स्पर्म फास्ट मूव कर पाता है। अगर लुब्रिकेशन नहीं होगा वहाँ पर तो स्पर्म सही से मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सब सहायता तो कर रहा है ना जी। अगर ये अपने इससे ये क्या कहते हैं, एल्कलिन नहीं निकलेगा तो एसिड मीडियम में स्पर्म जाते ही मर जाएगा। और अगर इसमें से म्यूकस नहीं निकलेगा तो सही से मूव नहीं कर पाएगा, मोटिलिटी उसमें सही से आएगा नहीं। जब मोटिलिटी सही से आएगा नहीं तो फास्ट जा नहीं पाएगा, ऐसा ही होगा ना। तो ये सब इसको क्या कर रहा है, स्पर्म को हेल्प कर रहा है, हेल्पर मान सकते हैं। ये सब क्या है, हेल्पर ऑर्गन है। ठीक है, ये सब अपना फ्लूइड निकालते हुए उसके बाद ये क्या हो रहा है, ये पाथवे दे रहा है, ये क्या दे रहा है, ये रास्ता दे रहा है। फिर ये क्या हो रहा है कि फीमेल वजाइना में जब एंटर हो रहा है तब वो क्या कर रहा है, वहाँ पर उसको जहाँ जाना है, ठीक है, वो वहाँ जाएगा। ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया, आ गया समझ में। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन समझ में आ गया। तो क्या होता है, सीमेन निकलता है, क्या सीमेन निकलता है, इसमें क्या होता है, सेमाइनल फ्लूइड होगा प्लस स्पर्म होगा प्लस प्रोस्टेट फ्लूइड होगा। प्रोस्टेट से जो फ्लूइड निकलेगा वो भी होगा, प्रोस्टेट फ्लूइड होगा प्लस बल्बो यूरेथ्रल फ्लूइड।
सीमेन बना रहा है, कभी भी लेबोरेटरी में जांच होता है तो सीमेन को ही जांच के लिए भेजा जाता है, उसमें से स्पर्म नहीं निकलता है ना। क्या जांच की जाता है? सीमेन ही जांच करता है। डिस्चार्ज क्या हो रहा है? सीमेन हो रहा है। सीमेन में स्पर्म प्रेजेंट है, ठीक है। सीमेन क्या है? सारे फ्लूइड को मिक्स करके प्लस स्पर्म जो है वही क्या है? सीमेन, ठीक है। जितने ग्लैंड है उससे जो अपना डिस्चार्ज निकल रहा है, उससे जो अपना फ्लूइड निकल रहा है वो प्लस स्पर्म ही क्या कहलाता है? सीमेन कहलाता है, ठीक है। टेस्टिस जो पहला चीज निकलता है वो सीमेन है। टेस्टिस से जो पहला चीज निकलता है नहीं, टेस्टिस से जो निकल रहा है वो स्पर्म हो गया। टेस्टिस से जो निकल रहा है वो स्पर्म हो गया। अब यहाँ से सेमानल वेसिकल से फ्लूइड निकल रहा है, सेमानल फ्लूइड निकल रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड से अपना फ्लूइड निकल रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। ग्लैंड कुछ ना कुछ तो डिस्चार्ज करेगा ही ना, करेगा ही ना, हर से कुछ ना कुछ डिस्चार्ज कर रहा है। तो ये भी अपना डिस्चार्ज कर रहा है, बल्बो यूरेथ्रल भी अपना डिस्चार्ज कर रहा है, ये सब अपना अपना फ्लूइड निकाल रहा है। ये सब फ्लूइड निकाल के इसी में छोड़ रहा है ना, क्या कर रहा है? इसी में छोड़ रहा है, इसके साथ स्पर्म और उसके फ्लूइड के साथ ये सब मिक्स हो जाता है, वो क्या कहलाता है? वो सीमेन कहलाएगा, ठीक है। समझ में आया? सीमेन और स्पर्म में दोनों में यही अंतर है। स्पर्म सिर्फ क्या हो गया? स्पर्म सेल। स्पर्म क्या हो गया? सिर्फ स्पर्म सेल जो कि सिर्फ टेस्टिस से निकल रहा है। लेकिन सीमेन क्या कहलाएगा? जब यहाँ से स्पर्म होते हुए गुजर रहा है, उसके साथ जो भी फ्लूइड मिक्स हो रहा है वो जब कंबाइन कर गया तो क्या कहलाया? सीमेन। इसलिए दिखे ना, सीमेन इक्वल टू क्या है? सेमानल फ्लूइड प्लस स्पर्म प्लस प्रोस्टेट फ्लूइड प्लस बल्बो यूरेथ्रल फ्लूइड, यानी कि सबका जो फ्लूइड इसमें मिक्स हो रहा है वही क्या हो गया? सीमेन हो गया। इसका कलर क्या होता है? सीमेन का कलर क्या होता है ना? सीमेन का कलर क्या होता है? व्हाइटिश होता है ना, मिल्की व्हाइटिश होता है। क्या? मिल्की व्हाइटिश होता है। मिल्की व्हाइटिश होने का कारण क्या है? कि सेमानल फ्लूइड जो है मिल्की डिस्चार्ज कर रहा है। क्या कर रहा है? मिल्की डिस्चार्ज कर रहा है। इसका कलर कैसा होता है? मिल्की व्हाइटिश होता है। और इसमें प्रेजेंट क्या क्या होता है? क्या क्या प्रेजेंट होता है इसमें? न्यूट्रिएंट्स होगा, न्यूट्रिएंट्स में जितना भी न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स होगा प्लस एल्कालिन होगा, है ना, एल्कालिन होगा और प्लस म्यूकस होगा, है ना। क्या होगा? म्यूकस होगा, ठीक है। ये तीनों चीज इसमें प्रेजेंट होगा, इसमें सीमेन में, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स क्या करेगा? न्यूट्रिएंट्स क्या करेगा? न्यूट्रिएंट्स क्या करेगा? स्पर्म को एनर्जी देगा, है ना, स्पर्म को एनर्जी देगा, ठीक है। बोलेगा कि उनको एनर्जी चाहिए, उनको बहुत ज्यादा काम करना है। एल्कालिन क्या करेगा? एल्कालिन क्या करेगा? वेजाइनल वॉल को, है ना, क्या? वेजाइनल वॉल को न्यूट्रलाइज करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वेजाइनल वॉल क्या है? हाईली एसिडिक है ना, वहाँ पर एसिड बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, एसिडिक है, तो वहाँ पर अल्कालाइन मिलेगा, तो दोनों मिक्स होकर क्या कर देगा? उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, है ना। उसके बाद म्यूकस क्या करेगा? म्यूकस क्या करेगा? लुब्रिकेंट का काम करेगा। क्या? लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन इन यूट्रस वॉल लिख देते हैं, क्योंकि सब जगह यूट्रस वॉल एंड स्पर्म, स्पर्म को भी लुब्रिकेट करेगा। स्पर्म जब लुब्रिकेट होगा तो वो अच्छे से मूव करेगा ना, ठीक है। तीनों का तो समझ में आ गया। न्यूट्रिएंट्स क्या करेगा? एनर्जी देगा। अल्कालिन क्या करेगा? वेजाइनल वॉल को न्यूट्रलाइज करेगा। और म्यूकस क्या करेगा? उसको लुब्रिकेट करेगा, यानी लुब्रिकेशन का काम मुलायम करना, है ना, मुलायम करना या फिर क्या फिसलने जैसा करना, जिससे क्या होता है? अच्छे से कुछ भी मूव हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं है? अब कोई दिक्कत नहीं? चलिए अब हम लोग टेस्टिस को अच्छे से देखते हैं कि टेस्टिस का स्ट्रक्चर क्या है ना।
दूसरा लेयर क्या है, टूनिका वेस्कुलोसा, और तीसरा लेयर क्या है, टूनिका वैजिनालिस, है ना। तो ये आउटर कवरिंग तो दिख रहा है आपको कैप्सूल जैसे, ये आउटर कवरिंग जो लेयर है ये 3 परत से बना हुआ है। तीनों परत का नाम टूनिका एल्बुटिनिया, टूनिका वेस्कुलोसा, टूनिका वैजिनालिस, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके अंदर है ना, ये क्या है, ट्यूब्यूल बना हुआ है। क्या बना हुआ है, ये ट्यूब्यूल बना हुआ है, जिसको क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं, ठीक है। क्या हुआ, अलग अलग ट्यूब्यूल बना हुआ है। अब इस ट्यूब्यूल में क्या है, बहुत सारा क्वाइल ट्यूब्यूल्स है, बहुत सारा क्या है, ट्यूब्यूल क्या हुआ कि खंड बना हुआ है। अब यही खंड में क्या होता है आपका स्पर्म, यानी कि स्पर्म क्या होता है यहाँ पर फॉर्म होता है, यानी इसके अंदर जो है बहुत सारा स्पर्मेटोजेनिक सेल होता है। क्या होता है, जर्म सेल होता है, इसी के अंदर ट्यूब्यूल्स के अंदर ही क्या होता है, ये जर्म सेल होता है। क्या होता है, जर्म सेल। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है लगभग एक टेस्टिस में कितना 400 से 600 होता है ना। तो अब ये क्या है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, जर्म सेल है, और वो जर्म सेल क्या करेगा, जर्म सेल धीरे धीरे वो क्या होगा, बड़ा होगा, बड़ा होते होते वो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, स्पर्म बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये ट्यूब्यूल से होते हुए तो यहाँ पर जब यहाँ ये ट्यूब्यूल आ जा रहा है ना, ये जब आगे की तरफ आ रहा है तो इसको क्या कहते हैं, ट्यूबुला रेक्टाइल। क्या कहते हैं उसको, ट्यूबुला रेक्टाइल। जब इस ट्यूब्यूल के अंदर बहुत सारा और क्योंकि जो भी सेल जब क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है ना, ग्रो कर रहा है, उसके बीच में भी कुछ ये नली होगा ना, डक्ट होगा, तो उसके बीच में जो डक्ट होगा वो क्या कहलाएगा, ट्यूबुलाई रेक्टाइल। अब ये आगे जाके फर्दर जहाँ खुलेगा है ना, ये ट्यूबुलाई रेक्टाइल जहाँ जाके खुलेगा वो क्या कहलाएगा, रेटे टेस्टिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, रेटे टेस्टिस कहलाएगा। अब ये रेटे टेस्टिस आगे जाके और जो ट्यूब्यूल बन रहा है उसको क्या कहते हैं, इफ्लेंट ट्यूब्यूल या फिर इफ्लेंट डक्ट, है ना। क्या कहेंगे, इफ्लेंट ट्यूब्यूल या फिर इफ्लेंट डक्ट। अब ये क्या है, लगभग 8 से 15 ट्यूब्यूल्स मिलके ये डक्ट बना रहा है, ठीक है। कितना, लगभग 8 से 15 ट्यूब्यूल्स मिलके कौन सा डक्ट बना रहा है, इफ्लेंट डक्ट या फिर कौन सा, वास इफरेंस या फिर वास इफरेंस, है ना, वहाँ पर वास इफरेंस है ना, वास इफरेंस या फिर इफरेंट डक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहीं से ये जहाँ ओपन हो रहा है, किस पार्ट में ओपन हो रहा है, एपिडिडाइमिस में ओपन हो रहा है। किसमें हो रहा है, एपिडिडाइमिस में हो रहा है। एपिडिडाइमिस का 3 भाग है। क्या है, 3 भाग है। पहला क्या है, हेड है, दूसरा क्या है, बॉडी है, और तीसरा क्या है, टेल है। तीसरा क्या है, टेल है। अब जैसे ये एपिडिडाइमिस आगे की तरफ जा रहा है, एपिडिडाइमिस आगे की तरफ जब बढ़ रहा है तो फिर क्या बन रहा है, जो डक्ट बन रहा है उसी क्या कर रहे हैं, वास डिफरेंस, उसी को क्या कर रहे हैं, वास डिफरेंस। ये टेस्टिस 2 तरह से काम कर रहा है, एक तो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काम कर रहा है, दूसरा क्या एंडोक्राइन सिस्टम में भी काम कर रहा है ना। क्या है, ये गोनेट्स है ना, क्या है, इसको क्या कहते हैं, गोनेट्स कहते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम कैसे काम कर रहा है, ये हार्मोन भी सिक्रीट कर रहा है, ठीक है। टेस्टिस में जर्म सेल प्रेजेंट है, किसका, स्पर्म का। जर्म सेल किसका प्रेजेंट है, स्पर्म का। तो ये स्पर्म को भी बना रहा है जो कि रिप्रोडक्टिव में काम करेगा, और दूसरा क्या काम कर रहा है, ये हार्मोन बना रहा है। हार्मोन जो बना रहा है उस सेल को क्या कहते हैं, लेडिंग सेल। क्या कहते हैं, लेडिंग सेल, है ना, लेडिंग सेल। और ये कौन सा हार्मोन बनाता है, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है ना। क्या बनाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये बनाता है। अब यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाएगा जो कि हेल्प करेगा जर्म सेल को ग्रो करने में, ठीक है। जो क्या करेगा, हेल्प करेगा जर्म सेल को ग्रो करने में। अब ये जर्म सेल जो बन रहा है, स्पर्म जो बन रहा है, उसका भी स्टेज दिया हुआ है ना। क्या दिया हुआ है, स्टेज दिया गया है। जब जर्म सेल है ना, जब जर्म सेल थोड़ा सा ग्रो कर रहा है तो फर्स्ट स्टेज में जो वो रहता है उसको क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजोनियम, है ना। क्या कहते हैं उसको, स्पर्मेटोजोनियम। उसके बाद सेकेंड स्टेज जब आता है वो क्या कहलाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंड स्टेज में वो क्या कहलाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। थर्ड स्टेज में क्या कहलाता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और फोर्थ स्टेज में क्या कहलाता है, स्पर्मेटिड, है ना। तो फोर्थ स्टेज इसका कंप्लीट हो गया। ये स्पर्म पूरा क्या हो गया, डेवलप हो गया। क्या हो गया, स्पर्म पूरा डेवलप हो गया। तो जैसे जर्म सेल रहेगा, जर्म सेल कैसा दिखेगा, बस एक जर्म है ना, वो धीरे धीरे क्या होगा, इस तरह से बड़ा होगा, है ना, इस तरह से बड़ा होगा। फिर क्या होगा, बड़ा होगा, इसके साथ थोड़ा सा पूंछ निकलेगा, फिर
हो गया, थोड़ा सा और कुछ निकलेगा, जब और पूरा बड़ा हो गया तो पूरा कुछ निकल गया, है ना। ऐसे ही है ना स्पर्म का स्ट्रक्चर, पता है ना स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये भी बना देते हैं स्पर्म का स्ट्रक्चर, है ना। इसी तरह होता है ना, जो ये आगे क्या होता है हेड, ये क्या हो गया बॉडी, क्या हो गया टेल। स्पर्म भी जो है 3 भाग है इसका भी, हेड, बॉडी और टेल, ठीक है। तो क्या होगा स्पर्मेटोजेनिक सेल यानी कि स्पर्म सेल, जर्म सेल क्या कर रहा है स्पर्म को पूरा अच्छे से ये क्या किया डेवलप। अब कैसे हो रहा है, यहाँ पर ये वाला ट्यूब्यूल में क्या है बहुत सारा जर्म प्रोजेक्ट है, बहुत सारा जर्म प्रोजेक्ट है, और यहाँ पर लेडिंग सेल है, लेडिंग सेल क्या कर रहा है आपका टेस्टोस्टेरोन निकाल रहा है, वो टेस्टोस्टेरोन क्या कर रहा है, ये जो जर्म सेल का फॉलिकल है उस फॉलिकल को क्या कर रहा है ग्रो कर रहा है, यानी कि डेवलप कर रहा है, बड़ा कर रहा है, बड़ा हो रहा है, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है क्या हो रहा है वो डेवलप हो रहा है ना। यहाँ से निकला फिर यहाँ गया, यहाँ से आया यहाँ तक जो है मतलब कि वास्ट फ्रेंड तक, यहाँ तक ये पूरा मैच्योर नहीं हुआ रहता है ना। तो पूरा मैच्योर कहाँ हो रहा है एपिडिडायमिस में क्या होता है, पूरी तरह से ये क्या होता है मैच्योर हो जाता है ना। कहाँ एपिडिडायमिस में ये पूरी तरह से मैच्योर, फॉर्म कहाँ हो रहा है, फॉर्म कहाँ हो रहा है ट्यूब्यूल्स में, फॉर्म कहाँ हो रहा है ट्यूब्यूल्स में, उसके बाद मैच्योर कहाँ हो रहा है एपिडिडायमिस। याद रखना है फॉर्म यानी कि स्पर्म बन कहाँ रहा है ट्यूब्यूल्स में, मैच्योर कहाँ हो रहा है एपिडिडायमिस में, ठीक है। उसके बाद मैच्योर होकर फिर ये क्या होगा आगे की तरफ मूव करेगा। अब यहाँ से मूव किया वास्ट डिफरेंस में आया, वास्ट डिफरेंस के बाद फिर कहाँ जाएगा, वास्ट डिफरेंस यहाँ पे आपको पाथवे दिया हुआ है कि स्पर्म जो बन गया मैच्योर हो गया कैसे बन रहा है ना, ठीक है। सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, यहाँ क्या हो रहा है स्पर्म फॉर्म हो रहा है जर्म सेल से, ये क्या हो रहा है बन रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है ये रेटेड टेस्टिस में जा रहा है, कहाँ ये वाला पोर्शन क्या हो रहा है रेटेड टेस्टिस में जा रहा है, फिर रेटेड टेस्टिस से क्या जा रहा है वास्ट डिफरेंस ये जो है 8 से 15 ट्यूब्यूल्स मिलकर वास्ट डिफरेंस जो बना रहा है ना। अब ये ओपन कहाँ होगा, ये ओपन होगा एपिडिडायमिस में, ये ओपन कहाँ होगा एपिडिडायमिस में ओपन होगा, है ना, हो रहा है ना। ये वाला कहाँ ओपन हो रहा है एपिडिडायमिस में ओपन हो रहा है, फिर कहाँ जाएगा स्पर्म एपिडिडायमिस में जाएगा, फिर एपिडिडायमिस से पूरा मैच्योर हो गया तो फिर कहाँ जाएगा इसकी एपिडिडायमिस डक्ट में यानी कि पूंछ की तरफ आ जाएगा ये। उसके बाद फिर कहाँ जाएगा वास्ट डिफरेंस में, है ना, क्या वास्ट डिफरेंस में आ गया। वास्ट डिफरेंस के बाद कहाँ जाएगा एम्पुला, पिछले फिगर में याद होगा एम्पुला कहाँ था, जब वास्ट डिफरेंस आगे की तरफ स्पेस और हो जा रहा है तो वो क्या कहला रहा है एम्पुला। एम्पुला फिर क्या हो रहा है इजैकुलेटरी डक्ट, एम्पुला फिर कहाँ जा रहा है इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट के साथ ही आपका क्या मिल रहा है सेमिनल वेसिकल्स भी ग्लैंड भी क्या कहाँ मिल रहा है इजैकुलेटरी डक्ट में ही मिल रहा है ना। अब इजैकुलेटरी डक्ट के बाद फिर कहाँ आ रहा है यूरेथ्रा में आ रहा है, फिर कहाँ आ रहा है यूरेथ्रा में आ रहा है, यूरेथ्रा से फिर क्या होगा वो बाहर निकलेगा ऑरिफिस के द्वारा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया कि क्या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ऑर्गन है, क्या सिस्टम है, कैसे स्पर्म बन रहा है, अब ये कैसे मूव करेगा, ठीक है। क्या कौन कौन इसको हेल्प कर रहा है ना। अगर सिर्फ स्पर्म ऐसे ही रहे तो वो कभी भी वहाँ तक मूव नहीं कर पाएगा, उसको हेल्प करने के लिए उसके साथ जो सहयोगी हैं वही क्या कहला रहे हैं एसेसरी ऑर्गन कहला रहे हैं, जो कि उसको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, क्या सपोर्ट कर रहे हैं उसको मूव करने में, क्योंकि स्पर्म को बहुत ट्रेवल करना पड़ रहा है ना, ठीक है। समझ में आ गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यही से है कि स्पर्म का बनना, उसके बाद उसका क्या होना पास होना। उसके बाद अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ तक कोई परेशानी वगैरह है तो बोल सकते हैं, क्या कुछ परेशानी नहीं ना, नहीं ना, ठीक है। तब क्लास को यहीं पर बंद किया जाता है, तब तक जो पढ़ाए वो पढ़िए और अच्छे, धन्यवाद।